डूसू चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। 2025-26 के नतीजे जो हैं वो घोषित हो चुके हैं। एबीवीपी ने इस बार फिर बाजी मारी है। इस बार अगर हम बात करें तो 4 में से 3 सीट एबीवीपी के खाते में गई है, जिसमें अगर बात करें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी की सीट जो है वो गई है एबीवीपी के पास। वहीं एक सीट आई है वाइस प्रेसिडेंट की एनएसयूआई के पास। कुछ छात्र हैं, यहाँ पर हम तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव के नतीजों के बाद जो है यहाँ पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं वो बाहर आए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एनएसयूआई के कैंडिडेट जो हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट जीते हैं, वो आए हैं यहाँ पर। तो तस्वीरें आपको साफ तौर तो यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक एक करके कैंडिडेट की, किस तरीके के हालात जो हैं वो इस समय डूसू में देखने को मिल रहे हैं। स्टूडेंट हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं क्या हालात हैं इस बार। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह भाटी। नतीजे आ चुके हैं, क्या एबीवीपी जीत चुका है इस बार? एबीवीपी 3 सीटों पे जूझ चुकी है। आपको बताते हुए हर्ष होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो लंबे समय से विद्यार्थी परिषद का डंका बज रहा था, उसी प्रकार इस बार भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भगवामय कर दिया है। और उसके साथ एक एनएसयूआई और कांग्रेस को करारा जवाब दिया है कि उन्होंने वोट चोरी के नाम पे चुनाव लड़ा, लेकिन उनको वोट चोरी के लिए नहीं, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय। ऐसे इस बार चुनाव अलग रहा अगर पिछले बार की बात करें? इस बार सच्चाई की जीत हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि वर्ष भर 365 दिन छात्राओं को बीच रहकर छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्य करता है, इसलिए डीयू ने रील से हटकर रियल की ओर फोकस करते हुए डीयू के सारे छात्रों ने अब की बार एबीवीपी के पूरा 4 में से 3 सीट एबीवीपी के पास। देखिए, पहली बार तो हमें थोड़ा ये हम चाहते 4 सीट जीतें, हमें फिर भी 3 जीत हैं। उसके लिए सभी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को बहुत बहुत बधाई। राकेश चौहान के साथ हरीश झा, दिल्ली। आईफोन 17 सीरीज के लॉन्च होने के बाद से ही देश भर में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। मुंबई के आईफोन स्टोर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर रोहित जी हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं इन्होंने 10 फोन्स खरीदे हैं। इन्होंने ये सैफरॉन जो भगवा रंग है, उस रंग का इन्होंने ये फ़ोन खरीदा है। क्या क्या खास लगा आपको कि आपने इसी रंग का फ़ोन खरीदा है? अभी सारे विश्व को पता चल गया है सर कि चलेगा तो सिर्फ सैफरॉन ही चलेगा, भगवा ही चलेगा, हिंदुत्व का कलर ही चलेगा, सारा देश जानता है। और इंडिया में तो भगवा ही चलेगा, पूरे वर्ल्ड में भी आप देख सकते हो डिमांड यूएस में, चाइना में, जापान में, सब जगह ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर लगता भी कितना प्यारा है सर, और ये दिल से जुड़ा हुआ कलर है, सबके जुड़ा हुआ है, तो चलेगा यही सर। चैलेंज है मेरा, सिर्फ बिकेगा भगवा। मैंने सारे ऑरेंज ही लिए, मेरे लिए, मेरे डैड के लिए, मॉम के लिए, मेरी सिस्टर के लिए मैंने ऑरेंज ही लिया सर। और मैं ऑरेंज ही सबको सजेस्ट करूँगा क्योंकि दिखना इतना प्यारा है सर, और हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, तो दिल से तो नहीं निकाल सकते सर। तो ये 10 फ़ोन के लिए आपने कितने पैसे चुकाए? नहीं सर, मैंने लगभग 6-7 लाख रुपए के फ़ोन है सर ये टोटल ओवरऑल। 6-7 लाख के आपने फ़ोन खरीदे हैं। तो ये बताइए कि मैं देख रहा था कि आज बहुत भीड़ लगी थी, रात से ही लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। 2 दिन बाद भी तो फ़ोन ले सकते थे, तो आज ही लेने का क्या मतलब? एप्पल इन्विटेशन देता रहता है, आईफोन 5s से आईफोन यूज़ कर रहे हैं, तो इस साल भी ले लिया। एप्पल इन्विटेशन देता है, हम आते रहते हैं। तो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि आप काम क्या करते हैं जो 10-10 फ़ोन खरीद रहे हैं? नहीं, काम क्या सर, मैं रेगुलर लेके आया हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है कपड़ों का, आया हूँ लेना, और क्या। ठीक है, तो देखिए इन्होंने ये भगवे रंग का इन्होंने ये फ़ोन खरीदा है, आईफोन, और इनका कहना है कि अब इस देश में यही रंग चलेगा। ये आईफोन स्टोर है, देश का पहला आईफोन स्टोर जो यहाँ पर खुला था। और जैसे ही आज 17 सीरीज़ के फ़ोन्स आज यहाँ पर बिकने शुरू हुए, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुँच गए थे फ़ोन ख़रीदने के लिए। अभी भी आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो स्टोर से बाहर निकल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासके के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। आईफोन 17 को लॉन्च कर दिया गया है। 9 सितंबर को ये पूरी दुनिया में लॉन्च हुआ था और 19 सितंबर को यानी कि आज के दिन ही इसको इंडिया में लॉन्च किया गया। और लोगों में खासकर जो आईफोन लगातार चलाते आए हैं उनके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। इस वक्त मैं दिल्ली के स्टोर में मौजूद हूँ जहाँ पर आईफोन की खरीदी के लिए लोग पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ वो लोग हैं जो खरीद चुके हैं आईफोन, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? सर राहुल नाम है मेरा। राहुल, सबसे पहले तो आईफोन 17 मिल गया? जी सर, बिल्कुल मिल गया। ये रहा। कितनी मेहनत लगी? ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगी, बस अपना थोड़ा था, बुक कर लिया, मिल गया, इजीली मिल गया। ये कलर आपका ये देखें, ये इस बार आईफोन में पहली बार इस तरीके का कलर जो है, ऑरेंज सैफरन कलर जो है, उसमें लॉन्च किया है, तो उसकी एक्साइटमेंट भी अलग है, तो लोग उसको लेने के लिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आपने इस वजह से लिया कि ऑरेंज सैफरन? या सर इस वजह से लिया है, हमारे
उसमें पूजा जाता है धर्म में, हिंदू धर्म में। ऑरेंज कलर भगवा कलर हमारे देश की शान है, हमारे तिरंगे में भी है, तो उसका भी एक अलग रोल है इसमें। तो यहाँ पर आपको तस्वीरें मैं स्टोर की दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ पहुँची हुई है। स्टोर मैनेजर्स आप देख रहे हैं हर तरफ आपको नज़र आएंगे। साथ साथ अब आपको बाहर की तस्वीर मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से बाहर अभी भी लाइन लगी हुई है। और ये देखें कि रात से भी, क्योंकि सेल सुबह से ही शुरू हो गई थी, तो उसके बाद लोगों का आने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया था। तो इसके बाद ही लगातार भीड़ जो है यहाँ पर पहुँची हुई है। कलर जो चेंज आया है उसकी एक्साइटमेंट भी लोगों में देखने को मिल रही है, और कलर के चलते भी लोग इस बार एप्पल स्टोर पहुँच रहे हैं आईफोन लेने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हरीश झा, दिल्ली। हाल ही में सरकार ने जीएसटी में जो बदलाव किए हैं, इसका फायदा आम ग्राहकों को किस तरह से होगा, चीजें कितनी सस्ती हो जाएगी और आम ग्राहक कितने पैसे बचा पाएंगे, ये सब जानने के लिए हम इस वक्त एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मौजूद हैं। आप बता दें कि मुंबई के घाटकोपर स्थित रिलेशन इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर जो आम ज़रूरत के तमाम जो सामान हैं वो मिलते हैं। जो आपके घर में हर रोज़ इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं वो यहाँ पर बिकते हैं। और हम यहाँ पहुँचे हैं जानने के लिए जो 22 सितंबर से जो नए जीएसटी के दर लागू होंगे, उसके बाद जो आम ग्राहक हैं उन्हें कितना फ़ायदा होगा, उनके कितने पैसे बचेंगे। हमारे साथ दुकान के मालिक चुनी भाई हैं, उनसे समझते हैं। ग्राहक में थोड़ा उत्साह है। ये मोदी साहब ने ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, तो वैसे हमारे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है। वैसे भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रेट हमेशा कम होता रहता है हर चीज़ का। ये इलेक्ट्रॉनिक ऐसा है जिसका रेट हमेशा कम होता है, और ये लगभग 28 से 18 पे जाएगा, 18 से 12, 12 से 5 पे जाएगा। तो लोगों को उत्साह है। तो गवर्नमेंट ने जिस दिन डिक्लेयर किया ना, उस दिन से वो इंतजार में है कि 22 तारीख कभी आवे। उसके बाद हम तब तक मतलब होल्ड पे रखा है सबने शॉपिंग। सरकार ने ये घोषणा की है, ये अनाउंसमेंट किया है कि 22 सितंबर के बाद जीएसटी की दरें जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद जो खरीदारी है वो भी फिलहाल पॉज हो गई है, रुक गई है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं 22 सितंबर का। जो दुकानदार हैं उन्हें भी यकीन है कि 22 सितंबर के बाद उनके दुकानों में दिवाली की रौनक पहले से ही दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टरों की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने करीब 58 जगहों पर जो है वो छापा मारा। इस छापेमारी में कुल 36 गैंगस्टरों और उनसे जुड़े हुए लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 6 गैंगस्टरों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिनकी तलाश काफ़ी पहले से जो है वो की जा रही थी। आपको बता दें, दिल्ली के आउटर नॉर्थ ज़िले ने और दिल्ली के रोहिणी ज़िले ने संयुक्त ऑपरेशन किया, जहां दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों, जिसमें हरियाणा के भी काफ़ी इलाके हैं, झज्जर वगैरह, अलग अलग जगह पर जो है वो रेड की गई। आपको बताएं 58 से ज़्यादा जगहों पर रेड की गई। इस पूरे रेड में 800 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है वो शामिल रहे। पुलिस को काफ़ी भारी मात्रा में जो है हथियार, कैश, सोना और भी चीज़ें बरामद हुई। आपको बताएं पुलिस को करीब 26 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, एक बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो जो है वो बरामद हुआ। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे रेड में जो है वो कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग, इसके अलावा काला जठेड़ी गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग के अलग अलग जो मेंबर्स हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो इनके कुर्गे हैं, वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुए और उनसे हिरासत में पूछताछ की जा रही है। वीडियो प्रेम शंकर के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। अपराधी, दबंग और माफियाओं की कमर तोड़ने वाली यूपी पुलिस अब आतंकवादियों से भी निपटने का काम करेगी। दरअसल इसे लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस आने वाले दिनों में एनआईए के साथ एक बड़ा ट्रेनिंग की कार्यशाला करने जा रही है, जिसके तहत आतंकवादियों से कैसे निपटा जाएगा, कैसे आतंकवादियों से किस तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ प्रदेश भर की इन तमाम पुलिस के कुछ ऐसे चुनिंदा अफसरों को इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि जब भी आतंकवादी जैसी घटनाएं हों तो उनसे यूपी पुलिस ही निपटने में सक्षम हो। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से अलग अलग जो कमिश्नरेट हैं, ज़िले हैं, कप्तानों के से नाम मांगे गए हैं। उन उप निरीक्षकों को तैयारी कराई जाएगी, जिसके बाद आने वाले दिनों में एनआईए की जो ट्रेनिंग है वो यूपी पुलिस के इन तमाम पुलिसकर्मियों को दी जाएगी। 2 दिवसीय कार्यशाला एनआईए की होगी, जिसमें इन उप निरीक्षकों को एनआईए की तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट,
लखनऊ। नवरात्रि के मौके पर इस बार अयोध्या को एक और सौगात मिलने जा रही है। दरअसल सरकार और परिवहन विभाग की योजना है कि इस नवरात्र से अयोध्या की सड़कों पर डबल डेकर बसों का संचालन शुरू किया जाए। आपको ये भी बता दें कि जिन बसों का यहाँ पर संचालन शुरू होने वाला है वो कोई आम डबल डेकर बस नहीं होंगी, बल्कि परिवहन विभाग का ये दावा है और परिवहन मंत्री ने इस बात को बोला है कि जैसी बसें लंदन की सड़कों पर चलाई जाती हैं डबल डेकर बसें, कुछ वैसी ही बसों का संचालन यहाँ अयोध्या की सड़कों पर किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस चीज़ के लिए अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि अगर हम कुछ साल पहले की बात करते हैं तो डबल डेकर बसों का संचालन अयोध्या में संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा पतली हुआ करती थी। जो बिजली के जो तार थे चूँकि वो भी काफ़ी उलझे हुए थे। लेकिन अब चूँकि अयोध्या के जो मुख्य मार्ग हैं वो 4 लेन के हो चुके हैं, चूँकि ये धर्मपथ है। इसके बाद जैसे ही आप अयोध्या में एंटर करेंगे रामपथ तकरीबन 11 किलोमीटर का है और ये सभी सड़कें 4 लेन की हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि जब डबल डेकर बसों का संचालन यहाँ पर शुरू होगा तो अयोध्या वासियों के लिए कहीं ना कहीं वो एक तोहफे जैसा होगा। जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे या जो तीर्थयात्री यहाँ पर आएंगे अयोध्या में दर्शन और पूजन के लिए, वो भी उस डबल डेकर बस का आनंद उठा सकेंगे। अयोध्या वासियों के लिए कह सकते हैं तोहफा तो है ही, लेकिन यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु को उसमें सफ़र करने का मौका मिलेगा। एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि जिन डबल डेकर बसों को यहाँ पर संचालित करने की योजना है उसमें जो एक डबल डेकर बस की कीमत होगी वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए की होगी। परिवहन विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और जैसे ही नवरात्र शुरू होगा यहाँ पर डबल डेकर बसों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान पारित किए गए अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को अभी राजभवन की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन उसको लागू करने की जो तैयारी है सरकार की वो 1 जुलाई 2026 से है। विधेयक के प्रारूप में लिखा गया है कि 2026 1 जुलाई को उसको प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा और मदरसा बोर्ड भंग हो जाएगा। ये संभावनाएं और आशंकाएं जताई जा रही थी कि मदरसों में जो तालीम दी जाती है दीनी तालीम कि बोर्ड ख़त्म होने के बाद, नया कानून आने के बाद वो नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक शिक्षा विभाग के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव पराग मधुकर धाकाते ने बताया है कि इससे किसी के दीनी तालीम देने पर कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय हो, चाहे वो सिख हो, पारसी, बौद्ध, जैन या मुस्लिम, किसी के भी अपने धर्म की तालीम बच्चों को देने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन नए पाठ्यक्रम होंगे, एनसीईआरटी की बुक्स होंगी और दोनों ही तरह की शिक्षा वहाँ पर दी जा सकेगी। नहीं, मदरसा बोर्ड 1 जुलाई 2026 से उसको माना जाएगा कि भाई उसका काम नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन उस समय तक जो एक ट्रांजिशनरी व्यवस्था है उसमें अभी विधेयक पास हुआ है यहाँ पे, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025। तो इसमें वो व्यवस्था एक ट्रांजिशन की फेज़ दी गई है वहाँ पे। ये इस ट्रांजिशन फेज़ में ही जो मदरसे है वो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से एफिलिएशन प्राप्त करेंगे और उस शिक्षा को एफिलिएट होने के बाद उनकी शिक्षा की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव की मां और उसके अलावा 5 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर राजधानी लखनऊ में हुई है। दरअसल अपर्णा यादव की मां अम्बी बिष्ट के ऊपर भ्रष्टाचार से संबंधित तमाम गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल एलडीए में रहते हुए, संपत्ति अधिकारी के पद पर रहते हुए, एक योजना में गंभीर रूप से जो बहुत सारी योजनाएं होती हैं उसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं। अनियमितताओं से संबंधित भी गंभीर आरोप थे, जिसके बाद विजिलेंस की जांच 2016 वापस से खुली और इसके बाद अब इस पूरे मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच तेजी के साथ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ तेजी के साथ जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिनों की भारी बारिश ने जगह जगह बहुत नुकसान किया और मैं इस समय देहरादून में हूँ और मुख्यमंत्री आवास से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ये देहरादून शहर का हिस्सा है और ये नदी है। और ये नदी जो एक मशहूर पर्यटक स्थल है गुच्चू पानी, जहाँ पर एक गुफ़ा है, गुफ़ा के अंदर से पानी निकलता है और वहाँ पर हज़ारों पर्यटक रोज़ जाते हैं।
तो यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से आप देख रहे हैं ये इतनी सड़क थी 4 दिन पहले तक, लेकिन पिछले 3-4 दिन में जो बारिश हुई है इस पूरी सड़क को बारिश ने काट दिया। अब इसको पूरे जो ये मिट्टी का पहाड़ है, मिट्टी का जो टीला है, इसको काट कर अब सड़क बनाने का काम चल रहा है। बारिश की भयावहता देखिए कि ये सड़क यहाँ से और पूरी सीधी उस पुल तक जाती थी, बहुत चौड़ी सड़क थी, लेकिन अब ये सड़क किसी लायक नहीं रह गई है और अब इस पर आवागमन भी बंद है। और आवागमन तभी सुचारू होगा जब इधर से ये पूरा मिट्टी का पहाड़ काट करके इस सड़क को चौड़ा किया जाएगा और इस पर तभी चलना मुनासिब भी होगा। चूँकि इस समय मशीनें लगी हैं, आप देख रहे हैं, और इसके समतलीकरण का काम किया जा रहा है, मिट्टी काटी जा रही है। और ये जो यहाँ पर एक बड़ा तटबंध बनाना पड़ेगा, बड़ी सिक्योरिटी वाल बनानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर अगली बारिश में इसको बचाया जा सकेगा। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और इधर केवल मिट्टी काटकर सड़क को चौड़ा कर दिया जाएगा तो भी ये सड़क बचने वाली नहीं है। जैसे अगले मानसून सीजन में बारिश आएगी तो चाहे कितनी भी चौड़ी सड़क बना ले, जब तक पूरी मजबूत सिक्योरिटी वाल यहाँ पर नहीं होगी तब तक इसका बचना मुश्किल है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। ऑनलाइन फ्रॉड तो होते हुए आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन एक नए तरीके का फ्रॉड सामने आया है। क्यूआर कोड को लेकर के फ्रॉड। क्यूआर कोड को लेकर के तमाम पेट्रोल पंप्स अब सचेत हो जाएं, क्योंकि एक ऐसा गिरोह जो है लगातार सक्रिय है, जो अब क्यूआर कोड पर अपने क्यूआर कोड को लगाता है और उसके बाद फरार हो जाता है। एक ऐसे ही मामला सहारनपुर में सामने आया, जिसमें एक गिरोह ने बाकायदा रात में एक पेट्रोल पंप पे जाके कुछ इसी तरह के क्यूआर कोड को ही बदल दिया। यानी ये जो क्यूआर कोड है जिसमें स्कैन और पे लिखा हुआ है, इसी क्यूआर कोड के ऊपर अपना क्यूआर कोड लगा दिया और क्यूआर कोड लगाने के बाद वो फरार हो गए। जब ये फ्रॉड शुरू हुआ तो लोगों ने जब पेट्रोल डलवाना शुरू किया, उसके बाद जब स्कैन करना शुरू किया लोगों ने, तो पता चला कि ये पैसा इनके यानी कि इस पेट्रोल पंप या फिर सहारनपुर के पेट्रोल पंप पर नहीं बल्कि किसी और के खाते में जा रहा था। उसको देखते हुए लगातार जब ट्रैक किया गया तो पता चला कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और बहुत बड़ा गैंग है एक तरह से जो सक्रिय है। अब जैसे बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए जैसे यहाँ पे अब पता अलग अलग तरह के क्यूआर कोड्स जो है वो आपको पेट्रोल पंप पे दिखाई देंगे और इस तरह के पेट्रोल पंप्स पे अक्सर बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं वो पेमेंट जो है दरअसल सीधे तौर पर करते हैं। सहारनपुर के एक पेट्रोल पंप पर फ्रॉड का मामला जो सामने आया वो दरअसल देर रात 1 बजे 2 बाइक सवार युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और उन्होंने अपने अकाउंट के 2 क्यूआर कोड चिपका करके वो भाग गए। और उसके बाद अगले दिन सुबह ग्राहकों को ने ऑनलाइन रुपए डाले तो कंपनी के अकाउंट में नहीं पहुंचे। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला और उसके बाद जिसमें 2 युवक दिख रहे हैं, थाना मामला जो है वो जनकपुरी का बताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, दिल्ली। गुजरात में दादा का बुलडोजर है वो तेजी से चल रहा है। अहमदाबाद में चंडोला में जो कार्यवाही थी, बड़ी कार्यवाही थी, उसके बाद गांधीनगर की जो अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि दादा का बुलडोजर है वो चल रहा है। और रोड एंड R&B विभाग और गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक साथ मिलकर ये अभियान शुरू किया है। आप देख सकते हो कि बड़ी मात्रा में यहाँ पे ज़मीनों को खुला किया जा रहा है। कभी 1000 करोड़ के आसपास की ये ज़मीन है जो खुली की जा रही है। अवैध जो निर्माण है वो पिछले 40 सालों से किया जा रहा था। फिलहाल यहाँ पे जो 700 से ज़्यादा पुलिसकर्मी है जो मौजूद है और साथ में 10 से ज़्यादा JCB और 15 से ज़्यादा आईवा जो काम पे लग गए हैं। और ये जो ज़मीन है वो 1 लाख स्क्वायर मीटर जितनी ज़मीन है वो खुली की जा रही, जिसकी फ़िलहाल मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ है। और फिलहाल यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त के साथ डिमोलेशन की जो कार्यवाही है वो चल रही है, क्योंकि अवैध निर्माण है वो पिछले 40 साल से यहाँ बने हुए थे, जिसके कारण यहाँ पे जो सरकारी जो योजनाएं हैं वो अमल नहीं हो रही थी। और सरकार ने फिलहाल यहाँ पे एक्शन में आके ये जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी है। ये लगातार कार्यवाही है। ये जो ज़मीन है वो खुली जब तक नहीं होगी तब तक ये कार्यवाही चलती रहेगी, क्योंकि ज़मीन की जो वैल्यू है वो 1,1000 करोड़ रुपए है। कैमरामैन नितल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक क्षत्रिय, पथापुर। वाणिज्य मंत्रालय से रिटायर अधिकारी को साइबर जालसाजों ने निशाना बनाया और साइबर जालसाजों ने खुद को CBI, ED और पुलिस का अधिकारी बताकर 1 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी कर ली। कई दिनों तक उनको डिजिटल अरेस्ट रखा और लगातार पैसे की मांग की जा रही थी। नरेश गोयल केस में फंसाने के नाम पर उनको
कोर्ट में भी पेश किया गया, वर्चुअल कोर्ट बताकर उसमें पेश किया गया, बाकायदा मजिस्ट्रेट को दिखाया गया और पुलिस साइबर ठग अपने आप को लगातार पुलिस और सीबीआई का अधिकारी बताते रहे। इस पूरे मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी साइबर जालसाजों को अपने बैंक खाते किराए पर दिया करते थे और उसकी एवज में 10% पैसे का कमीशन लिया करते थे। फिलहाल तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब अन्य लोगों की तलाश में साइबर क्राइम थाना पुलिस जुटी हुई है। साइबर अपराधी लगातार डिजिटल अरेस्ट और ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। नोएडा में हर महीने करोड़ों रुपए की ठगी साइबर ठग लगातार अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो मुख्य साइबर ठग हैं, जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, खुद को सीबीआई और ईडी और पुलिस का अधिकारी बताते हैं, वो ठग अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। फिलहाल खाता उपलब्ध कराने वाले जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी कई मामलों में देखी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आवारा कुत्ते अक्सर लोगों पर हमला तब करते हैं जब वे भूखे होते हैं। कई बार वो लोगों को दौड़ा लेते हैं, कई बार लोगों को काटते हैं, लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह से आवारा कुत्तों को लेकर के तमाम बार सवाल भी खड़े किए जाते रहे हैं। लेकिन कानपुर में अब आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। 55 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर ये फीडिंग सेंटर बनाए गए हैं। इन फीडिंग सेंटर्स का उद्देश्य ये है कि इन्हीं पर्टिकुलर स्थान पर ही आवारा कुत्तों को खाना खिलाया जाएगा। जगह जगह पर खाना ना खिलाया जाए जिससे कुत्ते भटके नहीं। कुत्तों को जब भूख लगे तब वैसे स्थान पर आ जाएं और यहाँ पर उन्हें परंपरागत रूप से रोज़ाना इसी तरीके से खाना खिलाया जाएगा, जिससे उनकी एक आदत डेवलप हो जाएगी कि जब उन्हें भूख लगेगी तो वह इस स्थान पर आ जाएंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि तमाम लोग जो कुत्तों का शिकार हो जाते हैं, आवारा कुत्ते उन्हें काट लेते हैं, तो इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सकेगा, इस तरीके के हादसों से बचा जा सकेगा, इन पर लगाम लगाई जा सकेगी। आप देख सकते हैं कि बर्रा क्षेत्र में ये एक स्वान भोजन स्थल बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस तरीके के जो स्थल हैं वो डेवलप करने की बात लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन कानपुर में अब ये स्थल धरातल में उतरने लगे हैं। फिलहाल 55 ऐसे स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं जहां पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ नगर निगम लोगों को ये ताकीद कर रहा है कि हर जगह कुत्तों को खाना ना खिलाया जाए। जहाँ पर उनके लिए ये स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं वहीं पर उन्हें खाना खिलाया जाए, जिससे उनकी एक आदत विकसित हो जाए और वे खाना खाने के लिए इसी स्थानों पर आएँ, भटके नहीं, जिसकी वजह से कुत्ते भूख की वजह से कहा जाता है कि अचानक लोगों को दौड़ाते हैं, उन्हें काटते हैं और जिसकी वजह से हादसे होते हैं। ऐसे हादसों पर माना जा रहा है कि अब इसके बाद लगाम लगाई जा सकेगी। नगर निगम का कहना यह है कि लगातार ऐसे इलाकों में पहुंच करके जहां पर सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर डॉग्स के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। वीडियो कासिफ साहब, शांति तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।